हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग आगे देखते हैं। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे ही पढ़े ई डॉट ds इंटीग्रेशन लास्ट में यही हम लोग किए थे। आइए उस पर क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनेगा। तो फाइंड, जैसे सपोज कीजिए क्वेश्चन है फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एज shown in figure। आइए देखिए ये फिगर है। जैसे सपोज कीजिए एक सिलेंडर, यूनिफॉर्म सिलेंडर, और ये सिलेंडर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया। कैसे डाला हुआ है आप देख ही रहे, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है और कैसे सिलेंडर को रखा हुआ है। एक सिलेंडर को हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिए तो कहता है कि बताओ तो इस सिलेंडर का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या। फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एज शोन इन फिगर। तो चलो आप इस सिलेंडर में कितना सरफेस है, तो टाइप है दो है तीन, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस है सर्कुलर। जैसे जस्ट लाइक सिलेंडर है एक तरह से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कर्व सरफेस, इसको सर्कुलर बोलेंगे। दोनों साइड से सर्कुलर है, इस साइड से भी ये आपका सिलिंड्रिकल हो। तो सपोज करो टोटल फ्लक्स है, तो इसको हम φ1 लिखते हैं, इसको φ2, इसके सरफेस का फ्लक्स φ3 लिखते हैं। φ1 φ2 φ3। बताइए इसमें एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। तो S1 कर लेते हैं। इधर एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, सरफेस से परपेंडिकुलर। बताइए देखिए फिक्स है, सरफेस से परपेंडिकुलर, तो इधर एरिया का डायरेक्शन आपका इधर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया S2, और इस सरफेस का एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, इस सरफेस से ऐसे परपेंडिकुलर, तो इसका एरिया का डायरेक्शन S2 कर देते हैं। ये S1 ही होगा क्योंकि दोनों सरफेस एक जैसा है, तो S1 ही मान लेंगे, और ये S2 हो गया। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, ये हो जाएगा φ1 φ2 φ3 तीनों का सम हो गया। अब चलिए φ1 का वैल्यू लिखते हैं। तब फ्लक्स बराबर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ES1 cos थीटा, ES1 cos थीटा। बताइए इसमें फील्ड का डायरेक्शन किधर है, ऐसे, फील्ड का डायरेक्शन इधर है और एरिया का डायरेक्शन ऐसे। तो एरिया इधर फील्ड इधर, तो दोनों में कितना एंगल बन रहा है, दोनों में 180 डिग्री। तो 180 डिग्री ये हो, प्लस φ2 ES2 cos 90 डिग्री, क्योंकि एरिया का डायरेक्शन ऐसे है और फील्ड हॉरिजॉन्टल, तब वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल एक दूसरे से कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। ए cos 90 डिग्री प्लस, अब इसका क्या हो जाएगा, ES1 cos 0 डिग्री, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो cos 0 डिग्री। अब आइए इसमें हम लोग देखते हैं माइनस ES1 प्लस 0, चूंकि cos 90 0, पूरा को 0 कर देगा, आप प्लस ES1। बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। मतलब इससे कोई टोटल लाइंस ऑफ फोर्स अगर देखा जाए तो कुछ भी पास नहीं कर रहा है, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। आइए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ
magnitude is equal to 100 Newton per coulomb. Exist in the space in x direction. Calculate the flux of this field through a plane square area of S 10 centimeter placed in the byjet. मतलब एक सरफेस है जो सरफेस किस में है, बाइजेट प्लेन में। कौन सा किस में है, बाइजेट प्लेन में। तो बाइजेट प्लेन में है तब उसका फ्लक्स निकालने के लिए करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, एक्स डायरेक्शन में। तो देखो फाई इज इक्वल टू होता है ई एस कॉस थीटा। अब सबका वैल्यू देते जाइए। ई का वैल्यू आपका कितना है, 100। एरिया आपका क्या होगा, स्क्वायर सरफेस है, 10 सेंटीमीटर एज है। 10 सेंटीमीटर मतलब 1/10 मीटर। तो 1/10 तो एरिया क्या हो गया स्क्वायर का, ए स्क्वायर। तो 1/10 का होल स्क्वायर। कॉस थीटा, देखिए थीटा का वैल्यू क्या है, तो आइए समझते हैं थीटा का वैल्यू क्या है। जैसे सपोज करो ये एक प्लेन, तो ये मान लो कि हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस में प्लेन रखे, प्लेन एक्स एक्सिस में, लेकिन एरिया का डायरेक्शन क्या होता है, सरफेस से प्लेन से परपेंडिकुलर। तो देखिए प्लेन से परपेंडिकुलर बाई जेड जो भी मानिए ऊपर उसमें हो जाएगा। मतलब कि जिधर सरफेस रहता है उससे परपेंडिकुलर एरिया का डायरेक्शन होता है। ये पॉइंट ध्यान रखना है। ये नहीं कि देखिए सरफेस बाई जेड में है तो एरिया का भी डायरेक्शन बाई जेड हो गया, ऐसा बात नहीं है। सरफेस से परपेंडिकुलर एरिया का डायरेक्शन है। तो सरफेस बताइए किसमें है, बाई जेड प्लेन में है। तो बाई और जेड से परपेंडिकुलर कौन होता है, एक्स। इसका मतलब है कि एरिया का डायरेक्शन किधर है, एक्स डायरेक्शन में है, और फील्ड भी एक डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच क्या एंगल बनेगा, 0 डिग्री। तो इसलिए 0 डिग्री हो जाएगा, cos 0 1। तो ये फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 और आपका वोल्ट मीटर या जो भी ये में लिखना है आप लिख सकते हैं। यही क्या हो गया आंसर। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन और, उसके बाद आगे हम लोग थ्योरी में पढ़ें। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू, दे दिया E 3/5 E नॉट आई कैप प्लस 4/5 E नॉट जे कैप। विथ E नॉट का वैल्यू दे दिया 2 × 10³ न्यूटन पर कूलम। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर पैरेलल टू बाइजेट प्लेन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है उसे स्क्वायर सरफेस का, नहीं रेक्टेंगुलर सरफेस का। रेक्टेंगुलर सरफेस का आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम लोग पढ़े कि फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट एस। अब इसमें वैल्यू दीजिए ई का वैल्यू। तो ई का वैल्यू आपका वहां दिया हुआ है 3/5 E नॉट आई कैप प्लस 4/5 E नॉट जे कैप डॉट एस का वैल्यू। एस आपका क्या है, सरफेस एरिया है। तो सरफेस एरिया 0.2 है, तो मैग्नीट्यूड तो 0.2 हो गया। पैरेलल टू बाइजेट प्लेन, सरफेस किधर है, बाइजेट प्लेन के लॉन्ग। तो एरिया का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, एक्स में। बाई और जेड दोनों से परपेंडिकुलर, ध्यान देना है। ये बाइजेट प्लेन में सरफेस को रखा है, न कि लिखता कि अगर रेक्टेंगुलर का एरिया का डायरेक्शन बाइजेट प्लेन में, तो ये अलग मैटर होता है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है कि एरिया का डायरेक्शन या सरफेस रखा हुआ है, दोनों में डिफरेंस है। सरफेस जिधर रखा रहेगा उससे परपेंडिकुलर एरिया का डायरेक्शन आपको सर्च करना है। तो सरफेस किधर रखा हुआ है, बाइजेट प्लेन में, तो इसलिए एरिया का डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, बाइजेट के परपेंडिकुलर। तो बाइजेट के परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा, एक्स। तो यहां लिख देंगे आई कैप, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी स्केलर अगर एक्स एक्सिस में हो और उसको अगर वेक्टर बनाना है तो आई कैप से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 0.2 आई कैप लिखें। अब देखिए इसमें फाई इज इक्वल टू आई डॉट आई क्या होगा, आप लोग के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, आई डॉट आई 1
तो 3/5 E नॉट इंटू हो जाएगा 0.2 और जे के साथ ये आई का डॉट 0 होगा, ये खत्म हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका फाइव इज इक्वल टू 3/5 ई नॉट का वैल्यू दे दीजिए, ई नॉट का वैल्यू 2 इंटू 10 का पावर 3 और इंटू 0.2, ये आपका इतना न्यूटन पर कूलम मीटर। सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए क्या आता है। ये डेसिमल 10 हो गया और ये 2 से ये फिर 5 हो गया और आपका कितना बचेगा। अब ये अभी 25 और ये फिर 0 दे करके वो कैंसिल होगा, तो जो आएगा अपना आंसर लिख देना है कैलकुलेट कर। यही आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू हो गया इस रेक्टेंगुलर सरफेस। आइए अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं थ्योरी। आइए देखते हैं हम लोग आगे अब थ्योरी में। देखिए हम आपको बताए थे हम लोग पढ़ रहे हैं एक्चुअली क्या है, गॉस लॉ। मेरा मोटिव है गॉस लॉ पढ़ना। तो गॉस लॉ पढ़ने के पहले हमें 2 पॉइंट जानना था, लिखे भी थे, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एक सॉलिड एंगल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो आपको बता दिए, अब आइए सॉलिड एंगल किसको कहते हैं। तो देखिए सरफेस जो इंक्लिनेशन प्रोड्यूस करता है उसी को हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। सरफेस के द्वारा जो एंगल बनाया हुआ है उसी का नाम क्या होता है, सॉलिड एंगल। देखिए ये दो साइड से मिलने से झुका हुआ, तो ये क्या हुआ, प्लेन एंगल इसको बोले। इंक्लाइन हो रहा है ना, ये दोनों ये क्या है, साइड है, लेंथ है, लेंथ एक दूसरे से इंक्लाइन हो रहा है, तो ये क्या है, प्लेन एंगल है। लेकिन सॉलिड एंगल क्या होता है, सरफेस के इंक्लिनेशन से। जैसे देखिए पांडे कुमार खुश हो रहा है देख करके। देखिए एक तरह से सपोज कर लीजिए, देखिए ये सरफेस ये क्या है, आप इसका अंदर सोचिए। आइए समझते हैं। जैसे अभी बताया आपको कि ये प्लेन एंगल क्या होता है, दो साइड के मिलने से होता है। जैसे ये लेंथ है ना, हुआ ये लेंथ के झुकाव से हुआ, इंक्लिनेशन से हुआ। लेकिन ये आपका क्या है, ये सॉलिड एंगल ये पूरे सरफेस के इंक्लिनेशन से। अपनी आप को सोचो ना, चिंटू कुमार के हम इसके अंदर में चले गए, टेंशन नहीं लो, मतलब सपोज कर लेते हैं। अब इसके अंदर में जब चल जाएंगे तो क्या होगा, क्या तुम फील करोगे, तब फील करो कि अरे पूरा ऊपर से लेकर के ऐसे पूरा कवर, तो बताओ पूरा इंक्लाइन कर लिया, मतलब पूरा सरफेस उसका क्या किया है, इंक्लाइन किया है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। तो आप देखते हैं इसका फिगर से क्या है। ये फिगर में जैसे ये देखो, ये आपका सरफेस हो गया और ये आपका आर हो गया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। तो सॉलिड एंगल कैसे डिफाइंड है, डेल एस बाई आर स्क्वायर। कैसे डिफाइंड है, डेल एस बाई आर स्क्वायर। अब देखो इस सरफेस और ई आर में परपेंडिकुलर का रिलेशन होना चाहिए। इस सरफेस और इस आर में परपेंडिकुलर का रिलेशन होना चाहिए। इसका सरफेस एरिया मान लिया डेल एस, स्मॉल सरफेस एरिया मान लिया। तो अगर परपेंडिकुलर नहीं है तब क्या करेंगे, तो देखो जब परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसे कुछ इंक्लाइन हो गया, इसलिए इसका परपेंडिकुलर ई दिखा है, एक फिगर ये एक परपेंडिकुलर दिखा है, ये दोनों के बीच में कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। परपेंडिकुलर से कितना इंक्लाइन हो गया है सरफेस, अल्फा। तो इसलिए इसका कंपोनेंट तोड़ देंगे इसके लॉन्ग, क्या हो जाएगा, जिसके साथ एंगल बनाता है वो कॉस, तो ये हो जाएगा डेल एस कॉस अल्फा। अब ये डेल एस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये डेल एस कॉस अल्फा बाई आर स्क्वायर होगा। ये आपका सॉलिड एंगल इक्वल, इसलिए सॉलिड एंगल डेल एस कॉस अल्फा इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, डेल एस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आया दोनों में समझ में फिगर। कहने का मतलब कि जब भी सॉलिड एंगल है तो सरफेस इस आर में परपेंडिकुलर का रिलेशन होता है, ये आपको ध्यान देना होगा। अगर नहीं है तो उसको परपेंडिकुलर वाला ही कंपोनेंट यहां लिखाया था, उसी का एरिया लिखाया था।
यहाँ क्योंकि परपेंडिकुलर था तो डेल एस लिख दिए, यहाँ परपेंडिकुलर नहीं था तो इसलिए उसका कंपोनेंट तोड़ करके परपेंडिकुलर किए तो डेल एस कॉस अल्फा हो गया। तो डेल एस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय क्या हो गया, आर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा, सॉलिड एंगल। आइए एक पॉइंट और भी है कि सॉलिड एंगल किसी भी क्लोज सरफेस का सॉलिड एंगल आउटसाइड क्या होता है, जीरो होता है, और सॉलिड एंगल अंदर में क्या होगा, सेंटर पर। ये आपका सॉलिड एंगल इनसाइड सरफेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। सॉलिड एंगल इनसाइड क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 4 पाई। कितना होता है, 4 पाई। प्लेन एंगल कितना होता है, 2 पाई, और सॉलिड एंगल कितना होता है, 4 पाई। तब 4 पाई होता है। आइए देखते हैं सॉलिड एंगल इसका 4 पाई कैसे होता है, आप देख सकते हो। सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एस बाय आर स्क्वायर। तो किसी भी क्लोज सरफेस के का एरिया कितना होता है, ए 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। कट करके कितना हो जाएगा, 4 पाई। तो ये 4 पाई होता है। मतलब ये पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो क्या याद रखना है कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर सॉलिड एंगल कितना बनाएगा, 4 पाई, और किसी भी क्लोज सरफेस के बाहर सॉलिड एंगल कितना बनेगा, 0। कैसे बनेगा 0, आइए देखते हैं इसको फिगर्स। आइए देखते हैं सेकेंड पॉइंट इसका। सॉलिड एंगल आउटसाइड क्लोज सरफेस क्या होता है, 0। सॉलिड एंगल आउटसाइड क्लोज सरफेस क्या होता है, 0 होता है। आइए देखते हैं कैसे 0। सॉलिड एंगल आउटसाइड क्लोज सरफेस क्या होगा, 0। कैसे सपोज कीजिए, फिगर सही देखे आपको समझा। देखिए ये सरफेस जो है ये कितना सॉलिड एंगल बना रहा है, ये यहां पर अपना सॉलिड एंगल कुछ बना रहा होगा, कुछ होगा। ये सॉलिड एंगल देखिए अभी इतना क्लोज नहीं, ये इतना ही कर्व है। ये कर्व कितना सॉलिड एंगल बना रहा है, पी पॉइंट पर समथिंग कुछ बना है, और ये क्लोज और कीजिए। देखिए नेक्स्ट, अब देखिए सॉलिड एंगल अगर आपसे पूछे कि इससे बढ़ गया है कि घट गया है, तो क्या आपका जवाब होगा, घट गया। क्योंकि इसमें सॉलिड एंगल देख रहे हैं ज्यादा है, इसमें जैसे ही कर्व और क्लोज की ओर बढ़ रहा है वैसे ही सॉलिड एंगल यहां पर क्या हो रहा है, कमते जा रहा है। ये की पॉइंट। नेक्स्ट फिगर, अब देखिए और ये हो गया। अब बताइए जब ये पूरा लाइन कवर हो जाए तब यहां सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा, 0। ये जस्ट लाइक ऐसा दिखेगा। ये पी पॉइंट बाहर हो जाएगा, यहां पर सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि जब क्लोज हो गया तो यहां कोई एंगल नहीं बनेगा। ये देखो ना दोनों ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए कहा गया कि किसी भी क्लोज सरफेस के बाहर में सॉलिड एंगल क्या होता है, 0 होता है। ये फिगर आपका 1 हो गया। फिगर 2 और ये फिगर 3, ये आपका फिगर
सॉलिड एंगल आउटसाइड हो गया। ये सॉलिड एंगल का आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसी दोनों को मिला करके अब हम लोग गॉस क्या कहे, मतलब उनका क्या थ्योरम है वो थ्योरम देखेंगे और उसके बाद उसका प्रूफ करेंगे, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। तो आइए देखते हैं गॉसेस लॉ और उसका प्रूफ, दोनों हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं गॉसेस लॉ क्या है, क्या करते हैं। पहले वो हम लिख लेते हैं, उसके बाद आपको टोटल समझाते हैं क्या है गॉसेस। The electric flux of resultant electric field through closed surface. The electric flux of resultant electric field through a closed surface is equal to the total charge inside the closed surface, inside the total charge inside the closed surface divided by epsilon naught। देखिए क्या इसमें लिखे, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। मतलब किसी भी क्लोज, ये जब भी एप्लीकेबल है तो किसके लिए, क्लोज सरफेस के लिए। अगर नहीं क्लोज है तो क्लोज बनाना पड़ेगा, तभी आप इस गॉस को अप्लाई कर सकते हैं। इज कॉल्ड गॉसेस। देखिए ये किसके लिए एप्लीकेबल है, क्लोज सरफेस के लिए। तो देखो ये क्या बता रहे हैं गॉस जी कि किसी भी क्लोज सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा किसी भी क्लोज सरफेस का, वो इक्वल होगा उस सरफेस के अंदर के टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही बात वो बोल रहे हैं, एकदम सिंपल है। गॉस लॉ का क्या स्टेटमेंट हुआ कि किसी भी क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स इक्वल होता है उस सरफेस के अंदर का टोटल चार्ज, बाहर का नहीं। क्यों, वो आगे की ओर हम आपको बताएंगे रीजनिंग कि क्यों बाहर का चार्ज नहीं होता है, अंदर के टोटल चार्ज से होता है। तो टोटल चार्ज इनसाइड जो क्लोज सरफेस है डिवाइडेड बाय क्या है, एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम लोग कहते हैं गॉसेस। तो देखिए इसको अब मैथमेटिकली, दैट इज मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, E डॉट डी एस ये हो गया फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन। ये आपका मैथमेटिक्स हो गया। जैसे अगर मान लो कि इस तरह का कोई क्लोज सरफेस है, इसके अंदर में Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 ऐसे करके चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब इस सरफेस का जो फ्लक्स है वो Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर है।
तो देखिए इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक क्यू इन और एक इलेक्ट्रिक। ये आईआईटी में भी क्वेश्चन आया है इस पर, जो पॉइंट आपको हम बताने जा रहे हैं, फिर हम आपसे पूछेंगे भी, देंगे क्वेश्चन, आप देखते हैं सही टिक करते हैं या नहीं। देखिए क्यू इन हियर, क्यू इन इज इक्वल टू, देखिए क्या हो गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और प्लस Q, इतना ही होगा Q इन। देख लीजिए चार ही चार्ज अंदर में है, तो चार ही का ये सम होगा। लेकिन आपका जो Q ये सब जो होगा, ये आपका मतलब उससे Q इन नहीं होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, Q इन का तो पता चल गया कि उस सरफेस के अंदर का टोटल चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर का होगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, आइए इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखेंगे, तो ये पूरी स्पेस में चार्ज के कारण होता है। इसलिए ये ध्यान रखना है, ये अंदर और बाहर नहीं, पूरे स्पेस में जितना चार्ज है उस सब के कारण का ये फील्ड होता है, इसलिए ये ध्यान रखना है। एंड इलेक्ट्रिक field is due to total charge in space। स्पेस में जितना चार्ज है उस सब के कारण का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मतलब ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक क्यू। और इसी का प्रूफ अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कैसे इसका इस स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे कि फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गॉस लॉ आपको देता है कि स्टेट एंड प्रूफ गॉसेस। तो ये आपको इतना लिख देना है, ये स्टेट हो गया। आप प्रूफ जो बताएंगे वो लिखेगा, एक कंप्लीट पोर्शन होगा और हर बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको लिख लेना है। ये आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। एकदम 99.99% समझिए कि ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से ये हमारे पास, आइए देखते हैं इसका प्रूफ। आइए देखते हैं आप प्रूफ कैसे है गॉस। देखिए एक हम लोग सरफेस को कंसीडर करते हैं। देखिए ये प्रूफ में हम लोग क्या करते हैं, कूलम्ब्स लॉ को एज्यूम करते हैं। क्या कर लेते हैं, ये प्रूफ में एक तरह से एज्यूम कर लेते हैं कूलम्ब्स। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये आपका अगर कहे कि कूलम्ब को गॉस में कैसे कन्वर्ट करोगे, कूलम्ब को गॉस में कैसे कन्वर्ट करोगे, उसका भी प्रूफ यही होगा। गॉस का भी प्रूफ का है वही है, तो इसलिए ये ध्यान रखना है। ये नहीं कि गॉस का प्रूफ का है आप कूलम्ब्स को कैसे गॉस में कन्वर्ट करते हैं दे देते, आप कंफ्यूज कर देंगे, ऐसा नहीं होना। आइए देखते हैं, और फिगर बनाते हैं फिर समझा रहे हैं। देखिए हम क्या किए, एक अलग फिगर से फिर समझा रहे हैं। ये सपोज कीजिए एक सरफेस, इसके अंदर एक
पॉइंट चार्ज क्यू रखा, इसके कारण चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। यहां से आर डिस्टेंस पर इस क्लोज सरफेस पर एक स्मॉल सरफेस एरिया को कंसीडर करें, पी पॉइंट माने, क्या माने हैं, पी पॉइंट माने। ये एक क्लोज सरफेस पर एक हम स्मॉल सरफेस एरिया कंसीडर किए जिसका वैल्यू कितना है, डेल एस है, कहां पर है, पी पॉइंट। पी पॉइंट का यहां से कितना डिस्टेंस है, 0.4 से क्यू 0.4 से डिस्टेंस है। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, तो हम लोग पढ़े कि पॉजिटिव है, यहां भी मान लेते हैं पॉजिटिव, रिपेल करेगा, इसलिए ये रिपल्सन होगा, मतलब उसी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग। तो देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, इसी लाइन को आगे की ओर बढ़ा दें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब बताइए इस सरफेस का एरिया का क्या है, इस सरफेस से परपेंडिकुलर खींच देना, ये आपका एरिया का डायरेक्शन हो गया। वही देखिए यहां पर दिखाया है, इस सरफेस से देख रहे हैं कितना है परपेंडिकुलर, इस सरफेस से आपका क्या है परपेंडिकुलर, ये आपका क्या हो गया, एरिया का डायरेक्शन है। अब ये दोनों के बीच में एंगल क्या बना रहा है, मान लिए थीटा, यही आपको इस फिगर में दिखा है। अब हम लोग को क्या करना है कि कैसे निकालना है, तो हम लोग को क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं, स्मॉल सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, और उसके बाद टोटल सरफेस का निकाल के और उसको दिखा देंगे क्यू इन के बाद। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स of a small surface b del phi, तो देखें तो डेल फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E डॉट डेल एस। अब बताइए डेल फाई इज इक्वल टू E डेल एस, ई दोनों के बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल तो क्या है, थीटा। तो लिख देंगे, देखिए कितना आसान है, कॉस थीटा लिख दिया। अब आइए इसमें वैल्यू देते हैं, डेल फाई इज इक्वल, डेल फाई का वैल्यू ये हो गया। अब ई का वैल्यू बताइए क्या होगा, ई किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई पॉइंट चार्ज क्यू के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बताइए किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, Q divided by 4 pi epsilon naught r into del s cos theta हो जाएगा। देखिए डेल एस cos थीटा। अब आइए इसको हम थोड़ा रीअरेंज करते हैं, एक रिलेशन मिलता है, ये इसको लिखेंगे ऐसे, Q बाई एप्सिलॉन नॉट अलग कर इनटू डेल एस cos थीटा डिवाइडेड बाय आर एस लिख सकते हैं। कुछ नहीं किए, बस रीएडजस्ट किए। देखिए क्यू यहां पर लिख दिए, 4 पाई आर स्क्वायर लिख दिए, डेल एस cos थीटा नहीं ऐसे कीजिए, 4 पाई यही रहने दीजिए, आर स्क्वायर को ऐसे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए कर लिया, आर स्क्वायर ए कर, डेल एस cos थीटा। बोलिए कोई प्रॉब्लम, इसमें कुछ नहीं किए, बस रीएडजस्ट किए। क्यू ऐसे है, वो डेल एस cos थीटा, आर स्क्वायर इसको कर दिए 4 पाई एप्सिलॉन। बताओ तो ये आपका क्या बता रहा है, सॉलिड एंगल। ये क्या बता रहा है, अभी हम लोग पढ़े थे, सॉलिड एंगल को बता रहा है। तो इससे इसको हम लोग लिख सकते हैं कि डेल फाई इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सॉलिड एंगल, देखिए ये एक रिलेशन आ गया, ग्रुप अभी नहीं हुआ है, ये हम घेरते रहे, आप नहीं घेरिएगा एग्जाम। ये ऐसे ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, सॉलिड एंगल और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सॉलिड एंगल और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ये क्या है, रिलेशन। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर रिलेशन को याद रखिएगा, इस सब पर भी
कंपटीशन में चाहे बोर्ड में प्रॉब्लम दे सकता है, देता है। तो इसलिए ये आपका ध्यान रखना है सॉलिड एंगल और इसमें ये क्या है, रिलेशन। अब आइए आगे की ओर, अब हम लोग करते हैं अब टोटल फ्लक्स क्या होगा। टोटल फ्लक्स के लिए क्या करना होगा, सिग्मा यहां टेक करना होगा। क्यों, क्योंकि देखिए टोटल फ्लक्स से यहां पर इरेगुलर बॉडी है तो इसलिए सिग्मा करते हैं, रेगुलर जहां फाइनाइट बॉडी रहेगा इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। तो इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उधर हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे करके लिख देंगे, डेल फाई ऐसे इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और सॉलिड एंगल इसको हम बोल देंगे फाई, और क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट, और ए इसको क्या है, इसमें तो कोई वेरिएबल नहीं है, उसको जोड़ना है, ये तो टोटल है। ये यहां पर सॉलिड एंगल, टोटल सॉलिड एंगल, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया टोटल सॉलिड एंगल, टोटल सॉलिड एंगल। देखिए ये टोटल सॉलिड एंगल हो गया। इसी को और क्या लिख सकते हैं, देखिए पाई इज इक्वल टू क्यू पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बताइए, देखिए ये सॉलिड एंगल अंदर का क्या होता है 4 पाई, अब बाहर का क्या हो जाएगा 0। तो इसलिए ये टोटल सॉलिड एंगल अंदर का, फ्लक्स कहां का निकाल रहे हैं, टोटल फ्लक्स, ये टोटल फ्लक्स है। टोटल फ्लक्स में एक बाहर प्लस अंदर, अंदर का अगर हम ये कर रहे हैं तो इसलिए यहां 4 पाई लिख देंगे, ऐसे बताते हैं बाहर का क्यों नहीं लिखते हैं ऐसे नीचे में। तो देखिए ये 4 पाई हो जाएगा, तब 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाई इज इक्वल टू क्यू पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। देखिए इसी को आप अब ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ई डॉट ds इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एक क्या है 4 पाई आप लिए हैं, इसको क्यू इन लिख दीजिए, क्योंकि क्यू इन है, क्यू इन, यही हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये मतलब गॉस का है। यस में ई डॉट ds देखिए कुछ नहीं है, बस वैल्यू लिख दिया, यहां तक दोनों के बीच का एंगल थीटा का थीटा लिख दिए, ई का वैल्यू दे दिए, क्योंकि ई क्या है पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट चार्ज के कारण पी पॉइंट पर फील्ड का वैल्यू देते हैं। यही किससे लिए है, ये कूलम से, इसलिए कहा गया है कूलम के द्वारा हम गॉस को क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। तो ये क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और डेल एस कॉस थीटा। अब इसको रीअरेंज करके ये पूरा क्या बताएगा, सॉलिड एंगल, टोटल सॉलिड एंगल, और एक क्यू ऐसे, तो एक रिलेशन हो गया। आप सॉलिड एंगल का वैल्यू टेक कर दिए 4 पाई, और इसी से जब ये 4 पाई लिए तो यहाँ क्यू का क्या हो गया, क्यू इन हो गया। देखिए इसमें अगर हम ऐसे बात करें थोड़ा प्रूफ को, मतलब ये एक्स्ट्रा बात कर रहे हैं, जैसे कि फ्लक्स बराबर हमारे पास हाई इन साइड, टोटल फ्लक्स बराबर इन मतलब इन साइड मतलब हो गया, और फाई आउटसाइड, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए फाई इज इक्वल टू क्यू इन साइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू सॉलिड एंगल, टोटल सॉलिड एंगल इनसाइड, टोटल सॉलिड एंगल इनसाइड, अब प्लस क्यू आउटसाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू टोटल सॉलिड एंगल आउटसाइड, ये आउटसाइड। अब बताइए फ्लक्स बराबर ये हो जाएगा क्यू इन बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां हो जाएगा 4 पाई इनसाइड। अभी हम लोग आपको बताएं कि कोई भी सॉलिड एंगल जो होता है किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर क्या होता है 4 पाई, यहां पर क्या लिख दिए 4 पाई लिख दिए, और ए प्लस क्यू आउटसाइड प्लस क्यू आउटसाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आउटसाइड सॉलिड एंगल क्या होता है उस क्लोज सरफेस का 0। तो इसमें ई टर्म क्या हो गया 0, इसलिए कहा गया कि क्यू इन लिया जाता है, इनसाइड टोटल लिया जाता है, आउटसाइड का क्या होगा 0 हो जाएगा। तो ये बच जाता है इसमें वही आपका फाई इज इक्वल टू
क्यू इन बाय 4 पाई से कट गया बाय एप्सिलॉन। यही आपका प्रूफ हो गया और ये जानकारी हो गया कि आउटसाइड क्यों नहीं हम लोग टोटल चार्ज लेते हैं, टोटल चार्ज में इनसाइड ही क्यों लेते हैं। आ गया समझ में। ये आपका क्यू इन क्यू आउट लिख दिए, टोटल फ्लक्स चूंकि निकाला है, मान लो कि इनसाइड आउटसाइड दोनों मिला करके टोटल फ्लक्स हो गया फाई इज इक्वल टू। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्यू इन को, अभी हम लोग देखें कि फ्लक्स पावर क्या आता है, तो क्यू इन बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सॉलिड एंगल इनसाइड, इसमें सॉलिड एंगल टोटल आउटसाइड। इनसाइड सॉलिड एंगल 4 पाई हो गया, आउटसाइड सॉलिड एंगल 0 हो गया, इससे टर्म 0 हो गया, ये बच जाता है। तो इसलिए यही गॉस का प्रूफ हो गया। इसको क्या करना है कि आज इसको लिख लेना है पूरा, एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया और अब इसका एप्लीकेशन है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड से लेके कंपटीशन तक। तो वो 3-4 एप्लीकेशन है, वो सब खत्म हो जाएगा एक दिन में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे। थैंक यू।